गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल पुट किया जिसे हमने बोला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सिंपली कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक प्रिंसिपल दिया जिसे हमने बोला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड वो प्रिंसिपल क्या था उसे हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखिए प्रिंसिपल को, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर simultaneously both position and momentum. You can say velocity of a microscopic particle with absolute accuracy. तो दिस इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहा इन्होंने ये कहा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन में चेंज और उसकी मोमेंटम में चेंज दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या कहा कि जब भी हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह से, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम या वेलोसिटी, इसको एक साथ एक्यूरेटली मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये आपको प्रिंसिपल दिया हाइजेनबर्ग ने 1927 में, जिसे कहा गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए इसको फटाफट से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है ये तरीका, क्यों ऐसा कहा गया। देखिए फटाफट से, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिया एक एटम। सपोज कीजिए इस एटम पर यहाँ पर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने कोई भी एक और ऑब्जेक्ट ले लिया जो कैसा है, लार्जर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। नंबर वन, यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, लार्जर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो कैसा आपका माइक्रोस्कोपिक है, जबकि ये कैसा है, मैक्रोस्कोपिक है। ठीक है, अब हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स पे स्ट्राइक की है एक लाइट को रेडिएशन के फॉर्म में। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, और लाइट को जब हम लेते हैं रेडिएशन के फॉर्म में तो उसे बोलते हैं बच्चों क्या, फोटॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटोन। तो सिंपली कहें कि हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे एक फोटोन को स्ट्राइक किया, वहीं यहाँ भी एक लार्जर ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, फोटोन को स्ट्राइक करवाया। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, जब भी हम इस फोटोन को स्ट्राइक करेंगे किसी लार्जर बॉडी पर या किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर, तो फोटोन के स्ट्राइक से इस लार्जर बॉडी के मोमेंटम, ठीक है, और इसकी कह सकते हैं मोमेंटम और इसकी पोजीशन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज अकर नहीं होगा। देयर इज नो चेंज अकर्स in momentum or position of larger body or macroscopic particle when we strike on this body photons। जब भी हम फोटोन को स्ट्राइक करते हैं किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी इससे कहीं क्या है, हायर है। दैट्स वाई ना तो इसकी कोई पोजीशन में चेंज देखने को मिलेगा आपको, ना ही इसके किसी मोमेंटम में चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, होता कैसे है, सपोज कीजिए हमारे पास वॉल है, वॉल पे हम टेनिस की बॉल को अगर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, किसकी मोमेंटम और वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो आएगा बॉल की, ना कि वॉल की, क्योंकि वॉल आपका वहां पे एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो उस पर स्ट्राइक करेंगे बॉल को तो उस वॉल की जो हमारे पास दीवार है, वॉल है, उसकी कोई भी मोमेंटम और पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। सेम एज किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर जब हम फोटोन को स्ट्राइक करवाएंगे तो ना तो ये लार्जर पार्टिकल आपका मूव करेगा, ना तो इसकी मोमेंटम में चेंज आएगा, और ना ही इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। ठीक है, समझ रहे हैं। बट अगर सेम फोटोन जो कि आपका एक फिक्स वेवलेंथ का है, ठीक है ना,
कैसा है, सर्टेन वेवलेंथ का है। एक सर्टेन वेवलेंथ का हमने फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक किया, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका एक्सपेक्टेड पाथ क्या है आपका, कि इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से रिवॉल्व करता हुआ वैसे आता, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। बट मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन पे आपने क्या कर दिया, किसी एक सर्टेन वेवलेंथ की फोटोन जो है इस पे स्ट्राइक करवा दी, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन का एक्सपेक्टेड पाथ था इस तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। एज वेल इसके मोमेंटम में भी क्या जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम एज वेल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही हमने एक सर्टेन फिक्स वेवलेंथ की फोटोन स्ट्राइक की, किस पे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे। पार्टिकल का साइज कैसा, बहुत स्मॉल है, ठीक है, जिसपे स्ट्राइक करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ गया। एज वेल इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था, एक्सपेक्टेड पाथ, वो था सर्कुलर पाथ, लेकिन उसमें भी क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की दो प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। नंबर 1 इज मोमेंटम चेंज हो रहा है, नंबर 2 इसकी पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब यहां से हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि यस, इसमें चेंज आ रहा है मोमेंटम में भी और पोजीशन में भी, बट इसके इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज और पोजीशन में चेंज, दोनों चेंज को एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। क्या कहा कि जब भी हम मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे एक्यूरेसी के साथ, तो हमारे पास में पोजीशन में चेंज होगा वो अनसर्टेन रहेगा, उसमें एरर आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर हम पोजीशन में चेंज को एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास में जो मोमेंटम में चेंज है उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, वहां पे हमारे पास में अनसर्टेनिटी रहेगी। तो यही कहा हाइजेनबर्ग ने कि कभी भी हम अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों में चेंज जो आ रहा है उस चेंज को एक साथ एक्यूरेटली मेजर करने के लिए जाएंगे, तो वहां पे अनसर्टेनिटी बनी रहेगी आपकी, दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली क्या कहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए, अब हम अगर मैथमेटिकली बात करते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। किसके मोमेंटम में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन के, उसे कहा गया चेंज इन मोमेंटम डेल पी, ठीक है। और कहा गया चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहा गया डेल एक्स। क्या कहा कि चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो या तो होगा इक्वल या ग्रेटर होगा h/4 की। h/4 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, हमें पता है h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। 4 आपका एक कांस्टेंट डेटा है और पाई भी कांस्टेंट डेटा है, 3.14 इसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो चेंज इन मोमेंटम है और चेंज इन पोजीशन है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज h/4 के इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा, ये इन्होंने कहा। अब देखिए इन्होंने क्या कंडीशन डाली, फर्स्ट इफ डेल एक्स इज स्मॉल। सपोज कीजिए कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे जैसे आपने फोटोन को स्ट्राइक करवाया, तो उससे क्या हुआ, दो चेंज आए यहाँ पे मोमेंटम और पोजीशन में। सपोज कीजिए कि पोजीशन में चेंज काफी स्मॉल आया आपके पास में, क्या आया, स्मॉल चेंज आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोजीशन जो यहाँ पे होगी आपके पास, ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेट एक्यूरेटली, ठीक है, इसे हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों, बिकॉज अगर आपका डेल एक्स स्मॉल होगा तो डेल पी कैसा होगा, लार्जर होगा। समझ में आई बात आपको, ठीक है। दोनों केस में अगर आपके पास में डेल एक्स कैसा हो, स्मॉल हो, यानी कि चेंज इन पोजीशन जो आपके पास आ रही है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत कम आ रही है, तो उसे हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। बट अगर डेल एक्स स्मॉल हुआ तो डेल पी कैसा होगा आपका, लार्जर।
तो वहां पर उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाना कैसा है, उसमें एरर आ सकता है, आपकी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ठीक है। सेकंड केस क्या बोल रहे हैं, इफ डेल पी इज स्मॉल, कैसा हो, चेंज इन मोमेंटम स्मॉल हो, तो इसे कैलकुलेट कर पाएंगे एक्यूरेटली। ठीक है। अब डेल पी स्मॉल होगा तो डेल एक्स कैसा होगा, लार्जर। ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे, यहां पे क्या रहेगी आपकी अनसर्टेनिटी रहेगी, क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी। समझ में आई बात आपको। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं आपके पास में कि डेल एक्स अगर आपका स्मॉल होगा तो डेल पी हायर होगा, तो जो स्मॉल चेंज होगा उसे तो हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे पास लार्जर चेंज आएगा उसे हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, वहां पे अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है। इफ डेल पी इज स्मॉल देन डेल एक्स इज लार्जर। ठीक है। तो दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसी को कहा गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। तो इसका मतलब दोनों बातों को हम अगर ऐड करें, कंबाइन करें, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रिजल्टेंट यही आ रहा है कि अगर हम किसी एक को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए जाएंगे, सपोज कीजिए हमने किसको मेजर किया एक्यूरेटली, डेल एक्स को, चेंज इन पोजीशन को, तो हमारे पास डेल पी में एरर रहेगी, यानी चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट हम एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। अगर हम डेल पी को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए जाते हैं, चेंज इन मोमेंटम को, तो हमारे पास में चेंज इन पोजीशन को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास यही रहा कि दोनों चेंज में से, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम, दोनों चेंज में से अगर हम इनसे एक्यूरेटली मेजर करने के लिए जाते हैं तो किसी एक को हम एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं, सेकंड में हमारे पास में क्या बनी रहेगी, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, या हमारे पास एरर रहेगा। तो यू कैन से कि बोथ द चेंज जो हमारे पास आया, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम, बोथ द चेंज कैन नॉट मेजर एक्यूरेटली। ठीक है। इसे कहा गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं कि मोमेंटम के साथ में वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। चलिए, हो गया, चलिए देखते हैं। अब यहां पर हमें पता है डेल पी क्या है आपका, मोमेंटम। ठीक है। तो वी नो दैट कि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी होता है, v होता है ना। ठीक है। तो यहां मोमेंटम की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमने क्या किया, मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं, वहां पे क्या कह सकते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से कि द चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली। ठीक है ना, उन दोनों को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे और कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट से यहाँ पे क्या करेंगे। अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है डेल एक्स इंटू डेल वी, ठीक है, चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन वेलोसिटी, तो m को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नई इक्वेशन 4 पाई m। ठीक है, अब सपोज कीजिए दोनों में से हम किसी एक को ही क्या कर पाएंगे, एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे, या तो चेंज इन पोजीशन को या चेंज इन वेलोसिटी को। जिसको भी हमें एक्यूरेटली मेजर करना है उसे रखेंगे इस तरफ और बाकी क्वांटिटी को भेज देंगे उस तरफ। सपोज कीजिए हमें डेल एक्स कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन डेल वी, यहाँ से लिख दीजिए 4 पाई m डेल वी। ठीक है, और अगर हमें डेल वी कैलकुलेट करना है बच्चों तो डेल वी इज इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m डेल x। ये दो इक्वेशन हमारे पास हो जाएंगी जिसे हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। और ये वैल्यू तो टोटल हमारे पास में 3 फॉर्मूलाज हो गए हैं, नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये 3 फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे फॉर न्यूमेरिकल्स फर्दर। ठीक है, तो प्रिंसिपल बहुत आसान है, इजी, आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसमें चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन पोजीशन को दोनों को एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, किसी एक को ही हम एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाएंगे। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए हो गया, ले स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए significance of Heisenberg uncertainty principle। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सेम एज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अभी हमने देखा ही था कि जब हमने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया तो वहां पे कोई भी चेंज इन पोजीशन मोमेंटम नहीं आया आपके पास, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे हम फोटोन को स्ट्राइक करवाते हैं तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन एज वेल मोमेंटम में चेंज आता है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, इजिली क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है ना, यहां भी कहेंगे इट इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, किस पे सिग्निफिकेंट होगा? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ये सिग्निफिकेंट रहेगा, इसका सिग्निफिकेंस यही है। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे आपका सिग्निफिकेंट होगा, इसे हम प्रूफ भी कर देंगे विद फॉर्मूला। ठीक है, चलिए दो पार्टिकल ले रहे हैं यहाँ पे। एक पार्टिकल हमारे पास कौन सा बच्चों? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, जिसका मास कितना होगा? 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, एक ले रहे हैं यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्या ले रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जिसकी मास जो है वो है 10⁻6 kg। ठीक है, देख रहे हो, ये माइक्रोस्कोपिक हुआ, मास बहुत लो है, ये मैक्रोस्कोपिक हुआ, मास थोड़ा हायर है इससे कंपैरिजन में बहुत। ठीक है, चलिए दोनों को निकालते हैं फटाफट से। देखिए हमारे पास क्या होता है, डेल एक्स इंटू डेल वी, क्या हो गया? अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन या चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm। अब फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। h की वैल्यू में पता कितनी है? 6.62 × 10⁻34। 4 की वैल्यू पता ही है, पाई की वैल्यू 3.142 होती है। ठीक है, इनटू मास कितना गिवन है बच्चों? 9.1 × 10⁻31। ठीक है, चलिए 31 आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 31। तो कितना बचा हमारे पास में? हमारे पास बचा 6.62 × 10⁻3 डिवाइड बाय 4 × 3.14। ठीक है, अब चलिए हमारे पास ये बचा -3, सॉरी कितना हुआ? -3। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे काटेंगे तो ये लगभग कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा आपका। ठीक है, और ये जाएगा आपका 1/2, लगभग कितना आएगा? 0.5। मैंने लमसम बताया आपको। ठीक है, कितना हुआ? 0.5 अराउंड आपके पास आ रहा है। ठीक है, इंटू 10⁻3। ये हमारे पास में क्या आ रहा है? आपके पास रिजल्ट आ रहा है 0.5 × 10⁻3। अब यही चीज हम कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम, सॉरी वेलोसिटी, किसके लिए? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो निकालें, डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, h की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.62 × 10⁻34 डिवाइड बाय 4 × 3.14 × 10⁻34। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वो करेंगे 10⁻6, क्योंकि इस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास हमें 10⁻6 kg गिवन है। 10⁻6 को ऊपर लेके जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 10⁻6 पॉजिटिव। यहाँ से 6 डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 6.62 × 10⁻28 डिवाइड बाय 4 × 3.14 डिवाइड कर रहे हैं, 2 टाइम जाएगा करीब करीब, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, यानी कि लगभग अगेन कितना आंसर आ रहा है? 0.5 × 10⁻28। चेक कर लीजिए, दिख रहा है आपको? यहाँ पे वैल्यू काफी हायर मिल रही है आपको, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी की। जब वैल्यू काफी हाई मिलेगी तो उसे कैलकुलेट कर पाना थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए, जबकि ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको? बहुत लोअर वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यही हुआ कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता, जबकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे सिग्निफिकेंट होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, कह रहे हैं ना? समझ में आया आपको? चलिए ठीक है। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका डेल एक्स एंड डेल वी जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो क्या है? आपकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो हमने लिया है यहाँ पे, इससे क्या है? ग्रेटर आ रही है, या इस ग्रेटर आ रही है ना? इससे कितना था हमारे पास? -31, हमारे पास कितना? 10⁻3।
जबकि यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में देखिए आप 10⁻⁻6 था, वैल्यू 10⁻28 में आ रही है, यानी लोअर आ रही है। इसका मतलब ये इस पर एप्लीकेबल नहीं है आपका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इस चीज को प्रूफ किया कि ये आपका सिग्निफिकेंट होता है फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है इससे, इसका मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही है। हमारे पास ये वैल्यू इससे ग्रेटर ही आनी चाहिए या इसके इक्वल आनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या आ रही है, लोअर, इसका मतलब इस पे सिग्निफिकेंट नहीं होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो रिलेटेड है आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। चलिए बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके रिलेटेड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। कैलकुलेट uncertainty in position of moving electron if its change in velocity is 5.7 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए आपको h की वैल्यू गिवन है, प्लांक कांस्टेंट 6.62 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एज वेल आपको यहाँ पे गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितना है 9.1 into 10⁻31 kg। ठीक है, ये वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है और साथ में क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन काफी आसान है, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए अपन को। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं क्या है हमारे पास कि हमें कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, इस पे स्ट्राइक किया फोटोन का, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों में चेंज आया। तो मोमेंटम में चेंज यानी कि वेलोसिटी, मोमेंटम में चेंज नहीं दिया आपको, यहाँ पे क्या नहीं दिया है, मोमेंटम में चेंज। यहाँ पे आपको दिया है चेंज इन वेलोसिटी दिया है। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी में चेंज आपको यहाँ पे गिवन है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज कितना आया। तो हमें पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डेल एक्स, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट करनी है, तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास h/4πm डेल v। ठीक है, क्या होगा, डेल v, चेंज इन वेलोसिटी। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। h की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी होती है, 6.62 into 10⁻34। ठीक है, 4 की वैल्यू 4 तो है ही अपने पास, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू चेंज इन वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हमें गिवन है 5.7 इंटू 10⁵ गिवन है। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है। देखिए 31 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा आपके पास में, 5 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास कैलकुलेशन हो गई। अब देखिए 34 एंड 5 कितना हुआ हमारे पास में, 34 एंड 5 हो गया हमारे पास में 39 में से 31 कम कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा 6.62 इंटू 31 कम किया गया यहाँ से, तो कितना बचा हमारे पास 10⁸8 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 5.7 इंटू 9.1। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास रहेगी नीचे की ओर। चलिए अब क्या करें, अब यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से ये कट गया आपका 2 टाइम्स, 2 से ये लग गया, हो गया 2 टाइम्स, 1/2 बचा हमारे पास में। ठीक है, तो ऊपर तो हमारे पास हो गया कितना 1 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाय नीचे हो गया हमारे पास में 2 इंटू 5.7 इंटू 9.1, 9 5 45, कैलकुलेट कर लीजिए। ये 5.7 इसे डिवाइड कर लीजिए ना, कितना बचा हमारे पास में 0.5 अराउंड बचा हमारे पास। 0.5 इंटू 5.7 कितना हो गया हमारे पास में, हो गया 2.3 अराउंड। 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 से। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, कितना हमारे पास में आंसर आ रहा है। 10⁸8 ऊपर बच रहा है, इसको नीचे लेके आएंगे 10⁻⁸8 हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.4
3 इंटू 9.1 मल्टीप्लाई करें, 9.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 से कितना आएगा 327 118 380 20.83 कितना आएगा 20.83 इंटू 10⁻⁻8 हम यहाँ पे ले लेंगे, हमारे पास ये आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जो हमने कैलकुलेशन की थी, ये हमने लगभग अराउंड की है कैलकुलेट। आप इसे बिल्कुल परफेक्टली कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैंने लगभग अराउंड में यहाँ पे आंसर निकाला आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या है आपके पास, कैलकुलेट change in velocity of a wagon of mass of 2000 kg whose change in position is known एक्यूरेसी ऑफ ±10 मीटर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्या निकाला है, हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन में कि हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी को, यानी कि हमें यहाँ से डेल वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसी वैगन का जिसका मास कितना गिवन हमें 2000 kg, और इसकी चेंज इन पोजिशन जो है वो एक्यूरेसी के साथ में हमें गिवन है कितनी ±10 मीटर तक। ठीक है, कि ±10 मीटर के आसपास इसकी चेंज इन पोजिशन हमारे पास में गिवन है। तो क्या निकालना है हमें, डेल वी कैलकुलेट करना है बच्चों। तो डेल वी इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, इक्वल कह सकते हैं या ग्रेटर देन कह सकते हैं, कितना होगा h/4πm डेल x। h की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी होती है हमारे पास में 6.62 इंटू 10⁻34, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास कितना गिवन है यहाँ पे अपन को 2000 kg, यानी कि 2 इंटू 10⁻3 कर दे से सॉल्व। ठीक है, और इनटू हमें क्या गिवन है 10 मीटर। ठीक है, सॉल्व करें, 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻3 को ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगा -37 डिवाइड बाय 4 इंटू, अब देखो यहाँ से काट लीजिए, 3.14 को डिवाइड करिए इससे, लगभग हमारे पास 2 आएगा आंसर। मैंने ये अराउंड में सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, 3 इंटू 2 6, यानी लगभग 2। ठीक है, हालांकि 2 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास में आंसर, तो आप परफेक्टली से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं लमसम आंसर आपको निकाल के दे रहा हूँ। 2 से कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से हट गया था आपका 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 10 कितना हो गया 40। ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है, तो आंसर कितना हो गया 40 इंटू 10⁻37 हो गया हमारे पास में आंसर। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, 37 को कहाँ लेके आ गए, नीचे की ओर लेकर आ गए, तो ये प्लस का 37 होगा हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया चेंज इन वेलोसिटी को यहाँ पर। ठीक है, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलिए बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट, फटाफट से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हमारे पास में अलग लेवल पे है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास में है। The speed of an electron is 500 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमें दी गई है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो कितना है 500 मीटर पर सेकेंड विथ अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%। ठीक है, बट ये आपका इस पर्टिकुलर स्पीड से मूव तो कर रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ मूव कर रहा है, जो कितना आपका 0.02% के आसपास है। देन कैलकुलेट इट्स चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो अब हमें उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कैलकुलेट करनी है कि उसने कितना पोजीशन को अपने को चेंज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे
इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे गिवन है 500 मीटर पर सेकेंड, इसका 0.02% अनसर्टेनिटी निकालेंगे सबसे पहले। तो डेल वी कितना हमारे पास में 500 विथ 0.02%, तो कितना हो जाएगा डेल वी इज इक्वल टू 500 इंटू 0.02 डिवाइड बाय 100, कितना हो गया 5 इंटू 0.02 हो गया हमारे पास में 5 इंटू 0.02, ठीक है। दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ गया है। हमें निकालना क्या है, डेल एक्स निकालना है, चेंज इन पोजीशन। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल एक्स, सॉरी डेल v, ठीक है। h की वैल्यू में पता है कितनी होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइड बाय 4 पाई 4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, ठीक है। अब हमारे पास मास हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 डेल वी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास में कैलकुलेट कर लिया था हमने 5 इंटू 0.02 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 टू पावर माइनस 31 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये वैल्यू जब आपकी ऊपर जा रही है तो हमारे पास हो जाएगा 10 टू पावर 31, कितना बचेगा 3, कैलकुलेट कर लिए 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 5 इंटू 0.02, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास में आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फटाफट से देख लीजिए इसको कैलकुलेट यहाँ से कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको इसका अनसर्टेनिटी निकालना था पहले 0.02% के साथ, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, हमारे पास निकल जाएगा। फिर हमें इसकी चेंज इन पोजीशन निकालनी थी, वैल्यूज जो हमारे पास में सारी वो पुट कर दीजिए और आपका आंसर कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप इसका आंसर कैलकुलेट करके रखिएगा अपना, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो डाल दीजिएगा कि इसका आंसर कितना कैलकुलेट हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अपना टॉपिक जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम हमारे न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास रहेंगे पाउली रूल्स, हुंस रूल एंड n+l रूल्स, ठीक है ना। कुछ रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। क्वांटम नंबर्स, इसके लिए आपको क्वांटम नंबर्स का जो टॉपिक है आपका उसे आपको रिकॉल करना है पहले, मतलब जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक को, तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करके रखना है अपना क्वांटम नंबर टॉपिक को, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।